किसी देश के संविधान का ज्ञान नागरिकों के लिए अपने अधिकारों को समझने, अपनी सरकार की संरचना जानने और उसे जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक है। यह समाज के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, स्थिरता और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और समानता को बढ़ावा देकर नागरिकों को लोकतंत्र में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। आओ जानें, नागरिकों को संविधान क्यों जानना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों को समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए, और सरकार और सत्ता को समझने के लिए, और सरकार को जवाबदेह ठहराना, राष्ट्रीय पहचान और एकता को बढ़ावा देना, और इसके साथ ही एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज के लिए संविधान की जानकारी जरूरी है। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता, नियुक्ति और कर्तव्य की अनुच्छेद 165 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 93वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्य सरकार के कामकाज का संचालन 94वीं वीडियो बनाकर इसके 166वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये उद्धरण एक राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्य सरकार के कामकाज का संचालन पर बात करेंगे। बता दें कि यह उद्धरण एक राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। यह बताता है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई को राज्यपाल के नाम पर व्यक्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल नियम बनाते हैं, जिनके द्वारा आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित ऑथेंटिकेटेड किया जाता है और ऐसी प्रामाणिकता के बाद उनकी वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अंतिम खंड यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल सरकारी कार्यों के सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच व्यापार के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, सिवाय उन मामलों के जिनमें उन्हें अपने विवेक से कार्य करना होता है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान के इस अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार का कार्य संचालन। 1. राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की गई मानी जाएगी। 2. राज्यपाल के नाम से बनाए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य दस्तावेजों को राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा और इस प्रकार प्रमाणित किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह राज्यपाल द्वारा बनाया या निष्पादित कोई आदेश या दस्तावेज नहीं है। 3. राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा, जहां तक ये ऐसा कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। सरकार कोई ऐलान करती है, हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, है ना? पर वो सिर्फ एक ऐलान से एक पक्का कानूनी आदेश कैसे बन जाता है? आज हम इसी प्रक्रिया के पीछे के ताने बाने को समझेंगे कि कैसे एक विचार को कानूनी ताकत मिलती है। तो सवाल यहीं उठता है कि भाई एक सरकारी पॉलिसी जो सिर्फ एक विचार है, वो एक ऐसा पक्का आदेश कैसे बन जाती है जिसको मानना ही पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत खास अनुच्छेद में छिपा है। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है राज्यपाल से। समझिए कि वही राज्य सरकार के एक तरह से आधिकारिक आवाज हैं। तो देखिए, आर्टिकल 166 का पहला हिस्सा क्लॉज 1 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि राज्य सरकार जो भी करेगी, मतलब कोई भी कार्यपालक कार्रवाई लेगी, वो राज्यपाल के नाम पर ही ली हुई कही जाएगी। ये एक, आप कह सकते हैं, फाउंडेशनल रूल है। इसी से सरकारी काम को एक ऑफिशियल पहचान मिलती है। अच्छा, अब ये कार्यपालक कार्यवाही या एग्जीक्यूटिव एक्शन है क्या चीज? देखिए, बड़े भारी शब्द लगते हैं, पर मतलब बहुत सीधा है। सरकार का कोई भी फैसला,
कोई भी ऑर्डर जो किसी पॉलिसी को लागू करने के लिए हो या पब्लिक के काम को मैनेज करने के लिए हो, वो सब इसमें आ जाता है। बेसिकली सरकार के दिन प्रतिदिन के सारे काम। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक नाम, एक आवाज। ये रूल इसलिए है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हर सरकारी आदेश एक ही जगह से, एक ही अथॉरिटी से आता हुआ दिखे, और वो है राज्यपाल का ऑफिस। इससे सरकार की एक सिंगल यूनिफाइड आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हर आदेश राज्यपाल के नाम पर होगा। पर कोई कैसे मानेगा कि ये आदेश असली है? इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे साबित होगी? यहीं से इस प्रोसेस का अगला और बहुत जरूरी स्टेज शुरू होता है। अब आता है इस अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा, और ये लीगली बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि अगर किसी ऑर्डर को सही तरीके से प्रमाणित कर दिया गया है, तो फिर कोई कोर्ट में जाकर उसे इस बात पर चैलेंज नहीं कर सकता, कह रहे ये तो गवर्नर ने खुद नहीं बनाया। मतलब एक बार ठप्पा लग गया तो लग गया। तो ये प्रमाणीकरण प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले सरकार कोई फैसला लेती है, फिर उस फैसले को राज्यपाल के नाम पर फॉर्मली लिखा जाता है, और आखिर में गवर्नर के बनाए नियमों के हिसाब से उसे वेरीफाई किया जाता है, उसे प्रमाणित किया जाता है। बस इसके बाद वो आदेश लीगली रॉक सॉलिड हो जाता है। तो ये जो प्रमाणीकरण है ना, ये सरकारी ऑर्डर्स के लिए एक कानूनी ढाल, एक लीगल शील्ड की तरह काम करता है। एक बार ये शील्ड लग गई तो फिर कोई उस आदेश को छोटी मोटी टेक्निकलिटीज पर चैलेंज नहीं कर सकता। इससे सरकारी कामकाज में एक तरह की स्टेबिलिटी आती है, ठहराव आता। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि सरकार के आदेश बाहरी दुनिया के लिए ऑफिशियल कैसे बनते हैं, लेकिन सरकार के अंदर का काम कैसे चलता है? मतलब सरकार की जो अपनी मशीनरी है वो स्मूथली कैसे काम करती है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस अनुच्छेद का तीसरा और आखिरी क्लॉज राज्यपाल को एक और बहुत बड़ी पावर देता है। ये उन्हें सरकार के अंदरूनी कामकाज को आसान बनाने के लिए, मतलब मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंपनी की अपनी रूल बुक होती है कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा। तो इन नियमों का मकसद क्या है? देखिए, राज्यपाल की जिम्मेदारी है नियम बनाना, और इन नियमों के दो मेन गोल्स हैं। पहला, ये पक्का करना कि सरकारी काम बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे, और दूसरा, मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा बिल्कुल साफ साफ हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस रूल बुक के फायदे भी साफ हैं। इससे हर मंत्री को पता होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, काम का एक एफिशिएंट वर्कफ्लो बन जाता है, अंदरूनी झगड़े और कंफ्यूजन की गुंजाइश कम हो जाती है, और सबसे ज़रूरी बात, सरकार के अंदर अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही तय होती है। कुल मिलाकर सरकार एक वेल ऑयल मशीन की तरह काम करती है। तो हमने अनुच्छेद 166 के तीनों हिस्सों को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये एक अनुच्छेद हमारे गवर्नेंस सिस्टम के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, अनुच्छेद 166 असल में 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला है वैधता, जो राज्यपाल के नाम से आती है। दूसरा है स्पष्टता, जो प्रमाणीकरण से मिलती है। और तीसरा है कुशलता, जो अंदरूनी नियमों से सुनिश्चित होती है। यही तीनों मिलकर एक मजबूत और असरदार शासन की नींव रखते हैं। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 166 सरकारी कामकाज के लिए एक कितना साफ सुथरा और लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है ना? कागज पर तो सब एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब ये एकदम फॉर्मल, एकदम तयशुदा प्रक्रियाएं राजनीति की असल दुनिया की उलझनों से टकराती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कानूनी ढांचे से आगे बढ़कर इसके प्रैक्टिकल साइड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्वागत है। आज हम ना जरा पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। रोजमर्रा की सरकारी घोषणाएं, आदेश, नियम, ये सब हम देखते सुनते तो हैं, पर ये औपचारिक रूप से बनते कैसे हैं? मतलब भारत में एक राज्य सरकार का कामकाज संवैधानिक तौर पर कैसे चलता है? इसके पीछे एक, आप समझ लीजिए, एक तयशुदा व्यवस्था है, एक पूरी मशीनरी। और इस व्यवस्था को समझने के लिए हमारे पास स्रोत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166। ये अनुच्छेद राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के कुछ बुनियादी नियम तय करता है। तो आज हम इसी अनुच्छेद के प्रावधानों को थोड़ा खंगालेंगे, ये समझने के लिए कि भी ये नियम क्या कहते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है। हार तो हमारा मकसद क्या है? ये जानना कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो औपचारिक रूप से किसके नाम पर चलती है। सरकारी आदेशों को कानूनी तौर पर पक्का, मतलब प्रमाणित कैसे किया जाता है,
और सरकार के भीतर काम आसानी से चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सब प्रक्रियाएं जरूरी क्यों हैं आखिर? ये शासन को कैसे संभव बनाती है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 166 के पहले खंड से। क्लॉज 1 ये कहता है, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। सुनने में ये तो बहुत सीधा सा लगता है ना, जैसे बस एक नाम की बात हो। हाँ, वाक्य तो अपने आप में सरल है, पर इसका वजन, मतलब इसका जो संवैधानिक अर्थ है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, नामकरण की रस्म नहीं है। ये राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक या कह लीजिए औपचारिक प्रमुख के रूप में स्थापित करता है। देखिए, असल में जमीनी स्तर पर फैसले कौन लेता है? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये तो हमारी संसदीय प्रणाली का आधार है। लेकिन संविधान की नज़र में राज्य की हर कार्यकारी कार्यवाही, हर एक्शन उसे राज्यपाल के नाम से ही व्यक्त किया जाता है। अच्छा, यानी ये एक तरह से राज्य की तरफ से आधिकारिक मोहर है। जैसे किसी कंपनी का काम उसके सीईओ के नाम से होता है, भले ही फैसला बोर्ड ने लिया हो, कुछ वैसा। हाँ, उस ऐसा हम समझ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ संवैधानिक महत्व कहीं ज्यादा है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका एक ही स्रोत दिखे, मतलब एक ही बिंदु से सारी कार्रवाइयां निकलती हुई लगें। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सी कार्रवाई सरकार की है और कौन सी नहीं। ये राज्य को एक अकेली सुसंगत कानूनी इकाई के तौर पर पेश करता है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये संवैधानिक स्थिति और अधिकार का प्रतीक है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको दर्शाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा वाक्य इतनी बड़ी संवैधानिक व्यवस्था को खड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये तय हो गया कि सारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर होगी। लेकिन फिर एक व्यावहारिक सवाल उठता है ना? राज्यपाल तो एक व्यक्ति है और राज्य सरकार तो हजारों आदेश, नियम, अधिसूचनाएं रोज जारी करती है। तो ये कैसे पक्का किया जाए कि जो कागज राज्यपाल के नाम से जारी हुआ है वो वाकई उन्हीं की ओर से है, मतलब सरकार का ही आधिकारिक दस्तावेज है? कोई धोखाधड़ी या गलती कैसे रोकी जाए? यहीं पर शायद अनुच्छेद 166 का दूसरा खंड क्लॉज 2 काम आता है। वो प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन की बात करता है। सही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्लॉज 2 इसी मुश्किल का हल देता है। ये कहता है कि राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित, मतलब एग्जीक्यूटेड, जो आदेश हैं और दूसरे लिखित हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको ऐसी रीति से, ऐसे तरीके से अधिप्रमाणित किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में बताया गया हो। यानी राज्यपाल नियम बनाकर तय करेंगे कि उनके नाम से जारी होने वाले दस्तावेजों को सर्टिफाई या प्रमाणित कैसे किया जाएगा। और इसका मुझे तो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आगे लगता है। क्लॉज 2 ये भी कहता है कि इस तरह प्रमाणित आदेश या लिखत की जो विधि मान्यता है, वैलिडिटी है, उस पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वो राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित नहीं है। ये तो एक तरह का कानूनी कवच जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ ठीक से? हाँ, ये प्रावधान प्रशासन के पहियों को चलते रहने देने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। ये एक तरह का डीमिंग प्रोविजन है, एक कानूनी मान्यता है। आप सोचिए, अगर हर सरकारी आदेश या नियुक्ति पत्र को कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर सिर्फ इस बिना पर चुनौती दे सके कि भाई क्या राज्यपाल ने खुद इस पर दस्तखत किए थे, क्या उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से मंजूर किया था, तो क्या होगा? तब तो शायद कोई भी सरकारी काम हो ही नहीं पाएगा। अदालतें तो ऐसे मुकदमों से ही भर जाएंगी और प्रशासन एक तरह से ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये खंड एक सुरक्षा कवच देता है। ये कहता है कि अगर दस्तावेज को उन नियमों के तहत प्रमाणित कर दिया गया है जो राज्यपाल ने बनाए हैं, जैसे मान लीजिए किसी विशेष सचिव या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करना, तो फिर आप अदालत में जाकर सिर्फ ये दलील नहीं दे सकते कि अरे ये तो राज्यपाल ने खुद नहीं किया। कानून ये मान लेगा कि ये राज्यपाल द्वारा ही किया गया है। ये प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं फाइनल बना देता है। कम से कम इस विशिष्ट तकनीकी आधार पर चुनौती से तो बचाता ही है। ये सरकारी कामकाज की निरंतरता, निश्चितता और विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। तो ये प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एक तरह से राज्यपाल के अधिकार को व्यवहारिक रूप से लागू करने का तरीका है और जिसे कुछ हद तक कानूनी चुनौती से सुरक्षित भी किया गया है। लेकिन ये नियम कौन बनाता है? और ये प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हवा में तो नहीं हो सकती। कोई व्यवस्था तो होगी ना कि कौन अधिकारी प्रमाणित करेगा।
यहीं पर अनुच्छेद 166 का तीसरा खंड यानी क्लॉज 3 तस्वीर में आता है। ये खंड राज्यपाल को दो महत्वपूर्ण शक्तियां देता है। पहली, राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम बनाना, और दूसरी, मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाना। अच्छा, तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने की शक्ति है। मतलब सरकार के अंदर काम कैसे होगा, फाइलें कैसे चलेंगी, फैसले कैसे लिए जाएंगे, ये सब तय करने का अधिकार। हाँ बिल्कुल। क्लॉज 3 शासन की जो आंतरिक मशीनरी है, जो इंटरनल वर्किंग है, उसकी नींव रखता है। राज्यपाल, और यहाँ फिर याद रखना होगा कि ये काम वो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, नियम बनाते हैं। वो नियम तय करते हैं कि विभिन्न सरकारी विभाग कैसे काम करेंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, किस स्तर का अधिकारी कौन सा निर्णय ले सकता है, और महत्वपूर्ण रूप से किस मंत्री के पास कौन से विभाग या विषय होंगे। इसे ही कार्य आवंटन नियम या एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स कहते हैं। और ये क्लॉज 3 का क्लॉज 2 से क्या संबंध है? आपने कहा था कि प्रमाणीकरण के नियम भी राज्यपाल बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ये दोनों खंड आपस में जुड़े हुए हैं। क्लॉज 3 के तहत जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, उन्हीं नियमों में अक्सर ये भी तय किया जाता है कि राज्यपाल के नाम से जारी होने वाले विभिन्न प्रकार के आदेशों और दस्तावेजों को कौन सा अधिकारी प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होगा, ऑथराइज्ड होगा। तो क्लॉज 3 वो ढांचा बनाता है जिसके तहत क्लॉज 2 में बताई गई प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चलती है, ऑपरेट करती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्लॉज 3 प्रक्रिया तय करता है और क्लॉज 2 उस प्रक्रिया से निकले परिणाम को कानूनी वैधता और सुरक्षा देता है, उस विशेष आधार पर। इसमें एक बात और लिखी है क्लॉज 3 में, वहां तक के सिवाले जहां तक वो ऐसा कार्य या उनमें से कोई है जिसके विषय में राज्यपाल से संविधान द्वारा या उसके अधीन ये अपेक्षित है कि वो अपने विवेकानुसार कार्य करे। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एक्सेप्शन है। देखिए, संविधान कुछ खास परिस्थितियां बताता है जहां राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता नहीं होती और वो अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से निर्णय ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना हो या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना हो। तो क्लॉज 3 कहता है कि कामकाज और कार्य आवंटन के नियम बनाते समय राज्यपाल के इन विवेकाधीन कार्यों को अलग रखा जाएगा। मतलब मंत्रिपरिषद इन विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए नियम नहीं बना सकती या उनमें दखल नहीं दे सकती। ये राज्यपाल के संवैधानिक पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 166 का मुख्य जोर सरकार के सामान्य कामकाज पर है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही चलता है। समझ गई। तो ये तीनों खंड मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि सारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर होगी। क्लॉज 2 बताता है कि इन कार्रवाइयों को प्रमाणित कैसे किया जाएगा और उस प्रमाणीकरण को एक तरह की कानूनी सुरक्षा देता है। और क्लॉज 3 राज्यपाल को वो नियम बनाने का अधिकार देता है जिनसे सरकार का काम सुचारू रूप से चले और मंत्रियों में काम बटे। और इन्हीं नियमों के तहत प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी तय होती है ना? आपने बिल्कुल सही सार निकाला है, एकदम परफेक्ट। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो ये राज्य प्रशासन के 3 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभों को स्थापित करते हैं। पहला है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी और संवैधानिक प्रमुखता। क्लॉज 1 ये पक्का करता है कि राज्य की सभी कार्रवाइयों का एक औपचारिक स्रोत हो राज्यपाल, जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हो। दूसरा है वैधता, लीगैलिटी और निश्चितता। क्लॉज 2 प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और उसकी कानूनी मान्यता स्थापित करता है, जिससे सरकारी आदेशों की वैधता पर फालतू के तकनीकी सवाल ना खड़े हों और प्रशासन में स्थिरता बनी रहे। और तीसरा है दक्षता, एफिशिएंसी और जवाबदेही। क्लॉज 3 रूल्स ऑफ बिजनेस और कार्य आवंटन नियमों के माध्यम से सरकारी कामकाज को सुचारू, व्यवस्थित और कुशल बनाने का ढांचा देता है। इससे यह भी साफ होता है कि किस काम के लिए कौन सा मंत्री या विभाग जिम्मेदार है। तो ये अनुच्छेद 166 आप समझ लीजिए एक तरह से राज्य सरकार के कामकाज का संवैधानिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो दृश्य पाइपलाइन है जिसके जरिए सरकार के निर्णय औपचारिक रूप लेते हैं और लागू होते हैं। इसके बिना सब कुछ शायद बिखरा हुआ और केओटिक हो सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता का प्रयोग एक व्यवस्थित और संवैधानिक दायरे में हो। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है कि कैसे संविधान के कुछ वाक्य पूरे राज्य प्रशासन की नींव रखते हैं। तो आज हमने अनुच्छेद 166 को खंगाला और समझा कि राज्य की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से कैसे काम करती है। मुख्य बातें क्या रहीं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली,
राज्य सरकार की हर कार्यकारी कार्यवाही औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर अभिव्यक्त की जाती है। क्लॉज 1। ये सिर्फ नाम नहीं, संवैधानिक स्थिति है। दूसरी, राज्यपाल के नाम पर जारी आदेशों और दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए राज्यपाल नियम बनाते हैं, और अगर प्रमाणीकरण उन नियमों के अनुसार हुआ है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं किया। क्लॉज 2, ये प्रशासनिक निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी, राज्यपाल ही सरकार के कामकाज को सुविधाजनक बनाने और मंत्रियों के बीच काम बांटने के लिए नियम बनाते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें अपने विवेक से काम करना होता है। क्लॉज 3, यही नियम प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को भी संभव बनाते हैं। ये सब सुनने में हो सकता है बहुत प्रक्रियात्मक या ब्यूरोक्रेटिक लगे, लेकिन जैसा हमने चर्चा की, ये औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं ही हैं जो शासन को स्थिरता देती हैं, वैधता देती हैं और एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब पूर्वानुमान की क्षमता देती हैं। इनके बिना शायद रोजमर्रा का सरकारी कामकाज चलाना ही मुश्किल हो जाए, कानूनी चुनौतियों का अंबार लग सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रक्रियाएं शासन की रीढ़ हैं, अहम हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं जो इसी अनुच्छेद से जुड़ा है, सोचने के लिए। क्लॉज 2 ये तो सुनिश्चित करता है कि एक आदेश की प्रक्रियात्मक वैधता पर, यानी उसके बनने की औपचारिकता पर, इस आधार पर सवाल न उठे कि राज्यपाल ने खुद दस्तखत नहीं किए। लेकिन सोचिए, किसी भी सरकारी निर्णय के दो पहलू होते हैं, एक उसकी प्रक्रिया, फॉर्म, और दूसरा उसका सार, सब्सटेंस, या उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम। तो क्या अनुच्छेद 166 द्वारा दी गई ये कानूनी सुरक्षा जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, उस निर्णय के सार को भी बचाती है? मतलब वो निर्णय सही था या गलत, कानून के दायरे में था या नहीं, या जनहित में था या नहीं? क्या इन सवालों की समीक्षा से भी ये सुरक्षा बचाती है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या प्रक्रिया की ढाल निर्णय के कंटेंट को भी हर तरह की जांच से बचा लेती है? हाँ, यही सोचने वाली बात है। आमतौर पे तो माना जाता है कि ये सुरक्षा केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता तक ही सीमित है। निर्णय का सार, उसकी कानूनी वैधता जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या स्टैट्यूटरी लिमिट्स, या फिर उसका मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस, इन सबको अन्य आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। लेकिन ये सवाल हमें शासन में औपचारिकता, फॉर्म, और वास्तविकता, सब्सटेंस के बीच के जटिल रिश्ते और संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है ना? प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है और वो कब तक निर्णय के मूल तत्वों को बचा सकती है या नहीं बचा सकती? ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे न्यायपालिका और संवैधानिक विशेषज्ञ अक्सर जूझते रहते हैं। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।